यार इमेजिन करो कि क्या होता अगर हम जो दिन ब दिन साइंटिफिकली एडवांस होते जा रहे हैं ना, उस साइंटिफिक नॉलेज को आप तक ब्रेन टू ब्रेन ही पहुंचा पाते। तो मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ ब्रेन टू ब्रेन बातें करती। कैसी होती ये दुनिया? Sort of like a big web of telepathy. Well, मुझे तो लगता है कि हम एक काफी एडवांस सिविलाइजेशन हो जाते हैं, इतने एडवांस कि हम शायद आज अलग अलग ग्रह पर घूम रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीनस, जहां हम सिर्फ अंधेरा महसूस करने जाते क्योंकि वीनस की सरफेस से सन दिखता ही नहीं है। क्या आपको ये पता था? पर आखिर इसकी क्या वजह है? और बाकी के दूसरे प्लैनेट्स पर से सूरज कैसा दिखाई देता होगा? क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? चलो इन्हीं सारे सवालों के साथ, जिनका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूँ, हम शुरू करते हैं हमारा आज का आस्क जीएसएफ वीडियो। और आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इफ वी कुड कम्युनिकेट फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन? डॉक्टर मिचियो काकू, जो स्ट्रिंग फील्ड थियरी के को फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा कि इंटरनेट का ग्लोबल एंटिटी बनना ऑलरेडी ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन की ओर इंसान का पहला कदम है। Because we're at the point now where we can actually connect computers to the living mind. और इसके बाद जो इंसान का अगला कदम होने वाला है वो है ब्रेन नेट। पर वो इतना दावे के साथ ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? उन्होंने ये इतने दावे के साथ इसीलिए कहा क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक इंसान के थॉट्स दूसरे इंसान तक पहुंचा सकती है। फॉर एग्जाम्पल EEG और TMS। पर इससे पहले कि हम उस पर और ज्यादा रोशनी डालें, क्यों ना पहले ये जान लिया जाए कि हम सभी के पास ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट करने की अगर एबिलिटी आ जाए तो ये दुनिया आखिर कैसी होगी। अब देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, वो रोजाना तकरीबन 50,000 ख्याल बुनता है, पर उन ख्यालों को जुबान या उंगलियों तक लेके जाने में बहुत टाइम चला जाता है। तो अगर हम सभी आपस में ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट कर पाए तो जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगी कि लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि वो यार कैसे? तो सोचो कि आप एक टीम में काम कर रहे हो। अब टीम वर्क में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है अपने टीम लीडर के विजन को समझना, जिसमें बहुत टाइम चला जाता है और आर्ग्यूमेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं। पर सोचो अगर टीम लीडर अपना विजन सीधा आपके दिमाग में प्रोजेक्ट कर पाए तो पूरी टीम मिलजुल कर काम कर पाएगी उस प्रोजेक्टेड विजन पर, वो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। वेल, क्या हुआ? ये सुन के इम्प्रेस नहीं हुए? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये सुनो, कैसा लगेगा अगर आपके बोरिंग फिजिक्स टीचर आपको अपने ख्यालों की मदद से ही सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाए और आप फिजिक्स के बाप बन जाओ। अब लगी ना ये टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग? पर ये टेक्नोलॉजी कितनी ही इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, कुछ लोगों के मन में इसे अपनाने की हिचकिचाहट तो जरूर होगी कि कहीं इससे हमारे सीक्रेट्स सबके सामने ना आ जाए। पर ऐसा होने के चांसेस ही नहीं है। अब आप खुद ही सोच के देखो, आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो तो सिर्फ वही बातें जुबान पर लाते हो जो आप सामने वाले इंसान को बताना चाहते हो, है ना? आपके सीक्रेट्स थोड़ी ना आपके जुबान से बाहर फिसल जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही होगा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन के वक्त। आप जिस थॉट को शेयर करना चाहोगे ना, वही शेयर होगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए Don't do, just chill. चलिए अब जानते हैं कि ये EEG और TMS क्या है। देखिए, EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये मशीन एक इलेक्ट्रोड्स के जाल के जरिए ये पता लगाती है कि कोई दिमाग में क्या ख्याल बुन रहा है और उसे बाइनरी कोड के फॉर्म में कंप्यूटर में फीड करती है। इसके बाद काम आता है TMS यानी ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन मशीन का। ये मशीन EEG द्वारा कंप्यूटर में फीड किए हुए इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कराती है और उसके अनुसार रिसीवर के ब्रेन के उन्हीं जगहों को करंट से एक्टिवेट करती है जो सेंडर के ब्रेन में एक्टिव थे और सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक पल्सेस बनाती है। इसे रिसीवर का ब्रेन भी वही चीजें अपने ख्यालों में देखने लगता है जो सेंडर अपने ख्यालों में देख रहा था। क्यों? है ना ये एकदम फुलधासु? पर फिलहाल ये टेक्नोलॉजी काफी प्रिमिटिव और रेयर है, पर अगर आगे चल के ये बहुत ही कॉमन हो गई तो हो सकता है कि हमारी पूरी दुनिया बात करना ही छोड़ दे और हमारा वोकल कॉर्ड एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाए। हाँ, लेकिन इंट्रोवर्ट्स को इसका बहुत फायदा होने वाला है। बेचारे अपने क्रश को बिना मुंह खोले ही अपने मन की बात बता पाएंगे। खैर, अब चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आप सभी ने काफी ज्ञान पेला है। सो या फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड द सन लुक लाइक फ्रॉम वीनस एंड अदर प्लैनेट्स?
सन हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार है, पर फिर भी वो हमसे 151.39 मिलियन किलोमीटर दूर है यार। यही रीजन है कि सन हमें इतना छोटा नजर आता है। पर कभी सोचा है कि सन हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर कैसे दिखता होगा? वेल, आपकी इसी ख्याल को थोड़े पंख देने के लिए हम एक एक करके आज आपको दिखाएंगे कि सूरज इन सभी प्लैनेट्स पे से कैसा दिखता होगा। तो सबसे पहले चलते हैं मर्क्यूरी पर। यह प्लैनेट सूरज से बस 63.66 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यानी अर्थ से 2.5 टाइम्स ज्यादा नजदीक। इसके सरफेस से सन 2.5 गुना ज्यादा बड़ा भी नजर आता है। इस प्लैनेट पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि सन से आती सोलर विंड्स इसके टेम्परेचर, इसके एटमॉस्फेयर को 2 मिनट भी टिकने नहीं देती और इसके टेम्परेचर को 427 डिग्रीज तक गर्म कर देती है। इनसेन, राइट? वेल, अब चलते हैं वीनस पर। यह सूरज से 108.45 मिलियन किलोमीटर दूर है और काफी घने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर से कवर्ड है, जो इसके सरफेस टेम्परेचर को 462 डिग्रीज तक पहुंचा देता है। पर साथ ही वहां से सूरज को देखना भी नामुमकिन बना देता है। और इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या काम? चलिए चलते हैं हमारे अगले प्लैनेट पर यानी कि मार्स पर। यह सूरज से तकरीबन 249.65 मिलियन किलोमीटर दूर है और एक काफी पतले कार्बन डाइऑक्साइड से बने एटमॉस्फेयर से कवर्ड है। इसीलिए यहाँ से सन काफी छोटा नजर आता है। मतलब आप समझ सकते हो पृथ्वी से जितना दिखता है उसका 2/3। यहाँ का टेम्परेचर सूरज से दूर होने की वजह से -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे तेज सैंडस्टॉर्म्स और भी ज्यादा गिरा देते हैं। खैर, अब बारी है गैस जायंट्स की। पर ये प्लैनेट्स पर कोई सरफेस ही नहीं है जिस पर आप खड़े होकर सूरज को देखने जा सकते हो, और इसीलिए हम इनके सॉलिड मून्स पर से सूरज को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जुपिटर के सबसे बड़े मून यूरोपा पर। यह सूरज से अराउंड 780 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी अर्थ से लगभग 5 टाइम्स ज्यादा दूर, जिसकी वजह से इसके सरफेस से सन हमारे फुल मून के 1/5 साइज का नजर आता है। पर यहाँ से सूरज को देखने में बस एक प्रॉब्लम है, ये कभी कभी जुपिटर, सन और यूरोपा के बीच में आ जाता है, जिससे मजा किरकिरा हो जाता है। अब चलते हैं सैटर्न के मून टाइटन पर। यह सूरज से तकरीबन 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सूरज हमारे पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना छोटा नजर आता है। यानी अगर आपको अर्थ से सूरज एक टाटा स्काई के डिश जितना बड़ा नजर आता है, तो टाइटन से वही सूरज बस एक बैंगल यानी चूड़ी जितना नजर आएगा। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज एरियल, यूरेनस का मून, जो सूरज से तकरीबन 3 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा दूरी की वजह से वहां तक पहुंचने वाली सनलाइट 100 गुना कमजोर हो जाती है, जो उसके टेम्परेचर को -213 डिग्री सेल्सियस तक गिरा देती है, और इसीलिए इसके सरफेस से सूरज बस एक छोटे से व्हाइट डॉट की तरह दिखाई देता है, यानी बस सिर्फ एक टिमटिमाते तारे जैसा। और अब फाइनली हमारा आखिरी स्टॉप है नेपट्यून का मून ट्राइटन, जो सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसके सरफेस से सूरज पेपर पर बनाए हुए एक बहुत ही छोटे डॉट की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे 900 गुना कम सनलाइट मिलती है, और इसीलिए यहाँ पर अपनी टॉर्च लेकर जाना। अब गाइस, इतना ट्रैवल करने के बाद मैं थक चुका हूँ यार, और इसीलिए इस आखिरी सवाल का जवाब मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। एलिमेंट्स कैसे ढूंढते हैं ये तो हमने देख लिया, पर हम इन सेलेस्टियल बॉडीज के मास का पता कैसे लगाते हैं? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में